हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड सब्जेक्ट है बीएमटी, जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स। क्लास 12 के जितने भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो जिनका बीएमटी है, तो बीएमटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक ना। और सेलेक्ट करके क्या बताऊँ, मैं टेस्ट लिया हूँ अपने कोचिंग सेंटर के अंदर, ठीक ना। तो बच्चों का डिमांड था कि सर वो जितना भी क्वेश्चन आप दिए थे टेस्ट में उसको आप सॉल्व करके दे दे प्लीज़, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, यदि कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैसा कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9th टर्म, ठीक है। मतलब आपको सम फाइंड करना है। सम मतलब हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं आपको पता है जोड़ होता है, योग होता है। तो आपको जोड़ना है कहाँ तक, 9 पदों तक। सबसे पहले तो आपको, आप यदि क्लास 12 से हैं और कॉमर्स से हैं और बीएमटी आपका विषय है तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका प्रोग्रेशन से है। अब ये एपी है या जीपी है या एचपी है। एपी का मीनिंग फुल फॉर्म हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तो आप खुद पता लगा सकते हैं। आपको पता है कि जब एपी में होता है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, और यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो फिर वो जीपी में हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। उसका कॉमन रेशियो आपका क्या होता है, इक्वल होता है। और एचपी का तो आपको पता है कि वो एपी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को फिर से लिख लिया जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम दिखा चुके हैं, आप लोग नोट कर लो, ठीक ना, कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9th टर्म। सीरीज आपको दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आपका 2√3 है, 9/√3 है और प्लस 12/√3 है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक का सम फाइंड करना है, तो टू 9th टर्म का, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप देख लो कि ए कितना है। ए का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म पहला पद, तो पहला पद यहाँ कौन है, 2√3 है, ठीक है। अब ये एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, उसके लिए आपको रफ में जाके कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो का जो भी फार्मूला होता है उसको पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये एपी में है, इसलिए इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, तो T2 - T1, ठीक है, और इक्वल टू T3 - T2 होता है। T2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म, T1 मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। तो T2 यहाँ पर कितना है, जैसा कि हम यहाँ सर्कल करते रहे, तो ये है आपका 9/√3, ठीक है, माइनस T1 आपका कौन सा है, तो 2√3 है, तो 2√3। अब इक्वल टू T3 - T2 भी कर लो अपने से, आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों साइड इक्वल ही आएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा कि एलसीएम √3 और 1 का क्या होता है, √3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2√3 इंटू √3 होगा। और जब भी आपका रूट का पेयर मिल जाता है तो रूट समाप्त हो जाता है, ये भी पता होगा आपको। तो 9 - 2 इंटू अब 3 हो गया, रूट समाप्त हो गया क्योंकि रूट का देख रहे हैं यहाँ पेयर मिल गया है, ठीक है, बाई √3। तो 9 माइनस आपका 6 हो गया बाय √3 इक्वल टू आ गया आपका 3/√3। अब जब भी आपका डिनोमिनेटर यदि रूट में है तो आप परिमेयकरण, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं और इस √3 को डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं। इसके लिए रूल था कि डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर में आपका 3 इंटू √3 कितना हो गया, 3√3, और रूट पेयर मिल गया तो रूट समाप्त हो जाता है, ये नियम है। तो 3 कैंसिल कर दिए तो आपका कॉमन डिफरेंस √3 आ गया है, ठीक है। अब हम लोग सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए एपी में फॉर्मूला होता है एसएन का। किसका होता है, एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और नहीं पता है तो नोट कर ले। तो S9 फाइंड करना है, मतलब सम आपको 9 टर्म तक का फाइंड करना है। तो n का वैल्यू यहाँ पर 9 है, ठीक है। आपको यदि पता नहीं है तो बता दें कि जब भी आपको 9 टर्म 10 टर्म इस तरह लिखे तो वो n का वैल्यू होता है। और 2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म कौन है आप देख लो, 2√3 है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू, ठीक है, तो 9 है, -1 इंटू डी का वैल्यू देखो कितना है, √3 निकाले हम लोग। तो 9/2
यहाँ 2 इंटू 2 करेंगे 4√3 प्लस 9 में से 1 चला जाएगा 8 इंटू √3, ठीक है। तो 9/2 4√3 आपका है, इसको नोट कर ले फिर से। 8√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 ही बचेगा। तो आपका रह गया आपके पास क्या 9/2 इंटू, देख रहे हैं यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है। रूट का रूल आपको पता होगा, जब सेम रूट है तो आप प्लस कर सकते हैं। तो 4 और 8 मतलब 4√3 और 8√3 कितना हो गया 12√3। 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम में, तो 9 6 जा कितना होता है 54। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से पेज को ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक ना। आपको सम फाइंड करना है ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट जाता है, अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक बोला है, बिटवीन 500 एंड 1000, मतलब 500 और 1000 के बीच में आपको वैसे नेचुरल नंबर को फाइंड करना है जो डिविजुअल हो जाए 13 से। डिविजुअल मतलब भाग लग जाए, मतलब कट जाए, 13 से वो कट जाए, ठीक ना। और जब आप पता लगा लेंगे कि 500 और 1000 के बीच में कौन कौन सा संख्या है जो 13 से कटता है, तो उसको फिर सम भी कर देना है। सम मतलब जोड़ देना है। ये भी हम लोग एपी का फॉर्मूला का यूज करके करेंगे, ठीक ना, क्योंकि एपी में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो एपी होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिख दें, ठीक ना। क्या लिख देंगे, क्वेश्चन जो कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो हम लिख देते हैं नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 which are divisible by 13 इक्वल टू, ठीक ना। तो आप देख लो आप खुद देख लो 500 क्या 500 और 1000 के बीच में बोला है। 5000 और 1000 के यहाँ पर थोड़ा रफ करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। 5000 और 1000 के बीच में, तो 500 आप नहीं ले सकते हैं। तो क्या 5001 आपका 13 से कट होता है, तो आप टेबल तो जानते हैं, करके देख लो। 13 3 जा 39 होगा, यहाँ से 11 निकलेगा, 11 और 111, ठीक ना। फिर 13 का टेबल से क्या 111 कट होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे पहले कौन होता है, तो आपको पता है कि 13 8 जा आपका 104 होता है। तो 13 8 जा 104, तो आपका हाथ में रिमेनिंग कितना बच गया 104, यहाँ लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ठीक है। तो वो बच जाएगा आपका 7, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कट नहीं हो रहा है। तो आपको पता चल चुका है कि 501 यदि 13 से नहीं कट रहा है तो 2 भी नहीं कटेगा, क्योंकि वहाँ रिमेनिंग 6 बचेगा। फिर 3 लेंगे तो 5 बचेगा, फिर उसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। 3 लेंगे तो 5, तो 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर आप खुद से कर सकते हो, 500 को डिवाइड करके देख सकते हो। एक और तरीका है, देख लो। 13 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी डिवाइड कर दिए, तो अभी तुम किए भी थे। तो आपका रिमेनिंग कितना बच के आ रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग आपका 7 बच रहा है, ठीक ना। तो क्या किया जाए, तो कुछ करना नहीं है आपको। 500 में आपको कर देना है -7, तो बचेगा कितना 493। तो 493 जो है आपका 13 से कट हो जाएगा। आप करके देख लो, होता है तो, ठीक ना। तो 13 3 जा नहीं, तो ये रॉन्ग हो रहा है। 500 में 7 जाने से आपका रिमेनिंग कितना बच रहा था, 1 मिनट रुकेंगे। 501 ले रहे थे हम लोग ना, 501 लेना है, सॉरी। तो 501 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके हाथ में रिमेनिंग कितना बचा था हमारा, यहाँ देख रहे थे हम लोग 7 बचा था, कितना 7। तो 501 में 7 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 494। तो 494 देखिए 13 से कट हो जाएगा, 494 13 से कट हो जाएगा। कैसे, तो 13 3 जा 39, यहाँ से 10 निकल जाएगा 4, ठीक ना। तो 13 8 जा 104 होता है ना, तो ये कट हो जा रहा है। तो 494 तो हमको लेना नहीं है, 500 और 1000 के बीच में। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 494 में अब 13 ऐड कर दो। क्या कर दो, 13 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो
1094 में 13 ऐड करेंगे तो 507 हो जाएगा। 507 आप काट के देख लो, आपका आ जाना चाहिए, ठीक ना। 13 3 जा 39 होता है, हाथ में फिर 11 बचेगा, आप 7 लेंगे तो 117 तो आपका 13 से कटता है। तो पहला नंबर आपको मिल गया 517, ठीक ना। 517 बोलते हैं, 507। अब उसके आगे तो दूसरा नंबर तीसरा नंबर आपको पता ही कैसे करना है, सब में 13 जोड़ते जाओ। तो 507 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 520। और फिर 520 में भी 13 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 533 हो जाएगा, 533 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसी तरह करते करते हम लोग 1000 तक जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, वहाँ तक नहीं जाना है, ठीक ना। तो बीच का कौन कौन सा नंबर है हम लोग एपी की सहायता से फाइंड कर लेंगे। अब लास्ट टर्म भी आपको फाइंड करना होगा, फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपको किसके बिटवीन बोला है, 500 और 1000 के बीच बोला है। इधर रब कर रहे हैं, इधर देखेंगे, ठीक है। तो 1000 को क्या करना है आपको, सीधा 13 से डिवाइड करना है, ठीक ना। 13 से डिवाइड करो, तो 13 से करेंगे तो 13 1391 होता है ना, तो 13 7 जा 19 1, हाथ में कितना बच जाएगा आपका 9 और 0 19, फिर कितना, तो फिर 13 से 19 तो जाएगा नहीं, तो कितना 13 छक 78, 13 7 91, 13 छक हो जाएगा, 6 बार में 78, तो हाथ में कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। तो कुछ नहीं करना है कि आपको 1000 में जितना रिमेनिंग बचा है, ठीक ना, जितना रिमाइंडर बचा हुआ है उसको माइनस कर देना है। तो 1000 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ अप टू लिखना है, ठीक ना। आपका बचेगा 988। तो 988 भी आप देख लो कट जाएगा, किससे, 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको सीरीज मिल गया। अब आप यहाँ पे सम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सम फाइंड करने के पहले आपको पता लगाना होगा कि कितना संख्या है, कितनी संख्याएं हैं जो 13 से कटेगी। 1 2 3 तो लिख दिए हैं, लेकिन बीच का पता नहीं ना है, तो उसके लिए पहले एपी में टीएन लगाओ। एन निकालने के लिए हमेशा टीएन का फॉर्मूला लगाना, ध्यान रखना है, एन निकालना है तो टीएन का फॉर्मूला ही लगाना हमेशा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इसमें कौन सा है, तो देख रहे हैं 988 है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आप देख लो कितना है, फर्स्ट टर्म 507 प्लस एन तो पता ही नहीं है अभी, वही तो निकालना है। और डी का वैल्यू आपका जितना से डिविजिबल बोला है वही आपका डी होगा, तो वो है 13। और यहाँ चेक करके देख सकते हैं कि 13 का अंतर है, ठीक है। डी मतलब डिफरेंस होता है, तो हिंदी में अंतर ही बोलते हैं, ठीक है। 507 को इक्वेशन सॉल्व करने आता है आप लोगों को, तो देखिए क्या करते हैं, 988 है, 507 इधर लाएंगे, RHS से LHS में साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में होगा। और n-1 को 13 से इंटू करो, तो 13 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13n होगा, और माइनस 13 को 1 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले माइनस कीजिए आप लोग। 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1 बचा। फिर यहाँ 8 में 0 गया तो 8 बचा, 9 में 5 गया तो 4। आइए माइनस 13 और 480 एक साइड कर लो, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, और 13n, तो 3 और 1 4, 8 और 1 9, ठीक है, 13n। अब क्या 13 से ये कट जाएगा, देख लेते हैं ना, कट जाएगा बिल्कुल। 13 3 जा 39 होता है, यहाँ से 10 निकल के आएगा, 10 और 4 जो इसमें रख देंगे तो 104 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 8 बार में ना, तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका 38 आ गया। चलिए n का वैल्यू 38 आ गया, आपको मालूम चल गया कि 500 और 1000 के बीच में 13 से कटने वाली संख्याएं टोटल कितना है 38 है। तो सबको जोड़ देना है, सम फाइंड करना है। तो जोड़ना क्या इस तरह से कि एक एक अंक जोड़ेंगे, नहीं, सीधा क्या करना है आपको, एसन का फॉर्मूला पुट करना है, किसका, एसन का। तो एसन का फॉर्मूला होता है n/2, और यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग a प्लस टी एन का लगा देंगे। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर तो आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लगाएं, लेकिन आपको बता दें यदि आपको टी एन का वैल्यू पता है पहले से, जैसा कि यहाँ पता है टी एन का वैल्यू, देख रहे हैं टी एन का वैल्यू कितना है 988, टी एन पता है तो फॉर्मूला ही लगाना है एसन का। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 38 आ गया, एज 38 फाइंड कर रहे हैं, 38 हो गया बाई 2। a का वैल्यू कितना है देख लो 507 है, प्लस टी एन कितना है 988, ठीक है 988। ज़्यादा कुछ नहीं, कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। इधर ऐड कर दो, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 पर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई तो करना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके ले आओ, 19 5 जा कितना होता है 19 5 जा 95 होता है, तो 5 हाथ में आपका 9 बचा। फिर 19 को 9 से इंटू करते तो 171 होता है, 171 और 9 आपके हाथ में था तो 180 हो गया, ठीक ना।
तो हाथ में कितना बच गया, 18 बच गया। फिर 19 4 जा 76 होता है, तो 76 में आपको 18 जोड़ना है, 76 10 86, 86 10 94, तो 4 हो गया हाथ में 9। फिर 19 1 जा 19 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28,405 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या लिख रहा है कि विच टर्म ऑफ जीपी। लीजिए जीपी का क्वेश्चन आ गया, अभी एपी का सॉल्व कर रहे थे, अब जीपी भी मिल ही गया आप लोगों को। चलिए, तो विच टर्म ऑफ जीपी मतलब इसमें जो टर्म दिया है 1 √3 और 3 विल बी 81। जैसे 1 तो आपको पता है कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, मतलब पहला पद है। √3 कौन है, सेकेंड टर्म है, दूसरा पद है। और 3 कौन सा है, तो तीसरा पद है, थर्ड टर्म है। लेकिन बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब बीच में और भी टर्म होगा, और भी संख्याएं होगी। विल बी 81, तो 81 जो है वो कौन सा स्थान पे बैठा हुआ है, मतलब कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है, मतलब आपको एन फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो देख लो ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस को लिख लेते हैं। 1 था, फिर क्या था, √3 था और 3 था, डॉट डॉट 81। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिख लो कि यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, 1 है। और जीपी में कॉमन रेशियो होता है, पता होना चाहिए आप लोग, और नहीं पता है तो जान लो, कॉमन रेशियो। क्योंकि जीपी का फुल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हिंदी में देखो तो गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो गुणोत्तर में मतलब गुना, मतलब गुना बराबर होना चाहिए। एपी में क्या है, उसका हिंदी है समांतर श्रेणी, तो उसमें समान अंतर होना चाहिए, और इसमें गुना समान होना चाहिए, है ना। गुणोत्तर में गुना आपका बराबर होना चाहिए। इसलिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर T2/T1 = T3/T2 होता है। तो पुट करते हैं ना, T2 कितना है आपका, T2 देख रहे हैं, T2 मतलब सेकेंड टर्म कितना है, √3 है और बाई 1। आप = T3 भी पुट कर सकते हैं, 3 है और बाई में T2 कितना हो जाएगा, √3। अब बोलेंगे सर बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या रूट में है, तो यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो √3 और √3 ना, ये होता है। इधर तो आपका आ गया √3, इधर भी लेके आना है, ले आते हैं 3 × √3। अब बाई में पेयर मिल गया रूट का, तो 3 बचेगा, 3 3 कैंसिल हो गया, देखिए √3 आ गया। तो कॉमन रेशियो आपका √3 है। और ये जो 81 सर है वो क्या है, तो वो Tn है, क्योंकि लास्ट में है ना, लास्ट टर्म का साइन क्या होता है, Tn होता है, 81। ठीक है, एन फाइंड करना है तो एसन मत लगा देना, एन फाइंड करना है तो Tn लगाएंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए जीपी में, AR⁴n−1, ठीक ना। a + n−1 × d मत कर देना, जीपी है ये, a × r पे पावर क्या, n−1। तो T1 कितना है, 81। वो a का मान कितना है देख लो, 1 है। r अभी निकाले हम लोग, कितना है, √3 आया। ठीक है, n का वैल्यू तो फाइंड ही करना है। तो देखिए n कहाँ पर है, पावर में है। तो पावर में जब भी पावर में कोई वैल्यू है उसको फाइंड करना है तो बेस को बराबर करो। तो बेस बराबर कैसे करें, तो 81 को हम लोग √3 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, √3। अब √3 में कितना पावर बैठा है कि 81 आ जाए, तो खुद देख लो करके, रफ में जाओ करके देखो। देखिए यहाँ करते हैं हम, जैसे 2√3 लेंगे तो इससे 1 3 निकल के आ जाएगा, फिर 2√3 लेंगे तो यहाँ से भी 1 3 निकल के आ जाए, इस तरह 3 3 9 3 27 3 81, मतलब 4 3 आपको चाहिए ना, इसके लिए 8 रूट चाहिए होगा, इसलिए पावर क्या चाह दो, 8 रह दो। 1 से कोई मतलब तो है नहीं, तो √3 माइनस पावर n−1 हो गया। √3 बेस सेम हो गया, कैंसिल कर दिए, 8 = n−1। तो 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। n का वैल्यू आ गया, मतलब जो ये 81 है वो 9वां नंबर पे बैठा हुआ है, मतलब ये T9 है। क्या है, T9। ठीक है, चलिए ये भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, ये भी आपका प्रोग्रेशन से ही है। फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/3 डॉट डॉट टू इन्फिनाइट। ये साइन जो है किसका है, इन्फिनाइट टर्म का है। इन्फिनाइट को हिंदी में अनंत पद बोलते हैं। तो अनंत पदों का योगफल ज्ञात करें। जब भी अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा ना, तो समझ लो जीपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, जीपी का। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो पहले लिख लेते हैं, आपके पास सीरीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 + 1/2 1/4 1/8 डॉट 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 टू इन्फिनाइट टर्म्स। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ जीपी है इसलिए कॉमन रेशियो यहाँ भी निकले। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आप जान चुके हैं, T2 यहाँ पे है 1/2 और बाई T1 कौन है, 1। अब T3/T2 करने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकल के आ गया 1/2 आएगा। ठीक ना, कितना आएगा कॉमन रेशियो, 1/2। अब सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का जो फॉर्मूला होता है और साइन जो होता है ये होता है, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का साइन है और इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। ठीक ना, a/1 - r। तो चलिए a का वैल्यू तो आपका दिया है क्वेश्चन में 1,
1 माइनस आर का वैल्यू 1/2 निकाल के रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके, आप पता है 2 एलसीएम होगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो आया क्या 1/2 में से 1 गया तो 1 1/2 1 इंटू में, ये डिवाइड में है ना 1/2, इसको इंटू में लाएंगे तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, तो आपका 2 1 जा 2, तो आंसर हो गया आपका 2, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाओ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये आपका परमुटेशन से है। जो बच्चे हैं कॉमर्स और बीएमटी पढ़ रहे हैं उनको पता है परमुटेशन के बारे में, और जिनको नहीं पता है तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हमको शुरुआत से बताएं, तो फिर उसके लिए वीडियो बनाएंगे। कमेंट करेंगे तभी वीडियो बनेगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। इफ NP3 = 60 फाइंड n, ठीक है। NP3 परमुटेशन क्वेश्चन है, NP3 आपका 60 है, तो फाइंड क्या करना है n का वैल्यू। बहुत ही रोचक चैप्टर है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखिए मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ था, तो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम कि NP3 था, NP3 था और इक्वल टू कितना था, तो वो 60 था, ठीक ना। अब इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, n का। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR, तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो रहता है नंबर वो n होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है वो r होता है, तो इसमें ये जो 3 है वो r का वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल n का तो n ही रहेगा और बाई n माइनस आर, तो n लिखना, r का वैल्यू यहाँ 3 है इक्वल टू 60। अब फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है, तो फैक्टोरियल का पहले डेफिनेशन आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक ना। इसका डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म। जैसे यहाँ एक एग्जांपल समझना, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल 5 टर्म, ठीक ना। फर्स्ट 5 नेचुरल, उल्टा बोल दिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 5 हो जाएगा 4 3 2 1। आप बोलेंगे सर रिवर्स क्यों लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 भी, यहाँ रिवर्स ही होगा। 5 को यदि आप फैक्टोरियल से बाहर कीजिएगा तो अंदर फिर एक कम हो जाएगा, 4 को बाहर कीजिएगा तो अंदर फिर एक कम हो जाएगा, और ये 1 तक जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रोडक्ट आप कर लो, गुना कर दो, तो आपका ये फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा। वही काम यहाँ करना है। सबसे पहले फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n-3 में बड़ा कौन है, तो बड़ा तो फैक्टोरियल n है, क्योंकि यहाँ -3 ही छोटा है ना, तो जो बड़ा है उसी को बाहर करेंगे तो n-3 तक पहुँच जाएंगे। आप n-3 तक पहुँच जाएंगे मतलब देखो, जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब बोले इसको सॉल्व करो, तो हम क्या करेंगे कि 5 को बाहर करेंगे, फैक्टोरियल से बाहर करेंगे, 4 को बाहर करेंगे और 3 को बाहर करेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका प्रोडक्ट ही आंसर होगा। तो वही काम यहाँ करना है कि n बाहर कर लेंगे तो अंदर फैक्टोरियल में फिर n-1 बचेगा, क्योंकि एक घटते जाता है, तो यहाँ n में से -1 आप घटा नहीं सकते, इसलिए n-1 तो लिखना पड़ेगा। और फिर n-2 भी बाहर करना होगा, क्योंकि n-1 बाहर करेंगे तो n-2 ही अंदर बचेगा, इसको भी बाहर कर लेंगे तो फिर अंतिम में n-3 बचेगा। और यदि ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, बता देंगे फिर से। n-3 = 60, ये कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू पेज में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। न्यू पेज में जाते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया था, n इंटू n-1 इंटू n-2 = 60 बच गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि n का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि LHS साइड आपका 3 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक ना। तो ये 3 नंबर का प्रोडक्ट है, तो इधर भी 60 को भी 3 नंबर में डिवाइड करना होगा और प्रोडक्ट में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो n है, n-1 है, n-2 है, सब में कितना का अंतर है, सब में 1 का अंतर, देख लो ये n है, ये n-1 है, एक ही का अंतर होगा ना। मान लीजिए 5 है तो 5 में 1 घटाएंगे 4 होगा, और फिर यहाँ 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा। मान लीजिए बोल रहे ये 5 है मान लो, और इसमें 5 में 1 घटाएंगे 4 होगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा, तो हुआ ना 5 4 3 1 का अंतर है। तो 60 को भी इस प्रकार से तोड़ना है आपको कि 1 का ही अंतर हो। तो देखिए 12 25 60 भी होता है, लेकिन ये 2 ही नंबर का प्रोडक्ट है, वो 3 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 चौक 20 या 60, 1 का अंतर भी है, देख लो, ठीक है। अब 5 4 3, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 4 5 या 5 4 3 ऐसे ही लिख दो, नहीं, इधर पहले चेक कर लेना कि किस सीक्वेंस में सजा हुआ है, क्या बड़ा छोटा छोटा है या छोटा बड़ा बड़ा है, मतलब वही असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हिंदी में जो जानते हो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो देख रहे हैं बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे भी छोटा है, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा आपको। पहले बड़ा कौन है, 5 है, उसको लिखेंगे, फिर 4 है, उसको लिखेंगे, फिर 3 है। और जब इधर छोटा फिर बड़ा तो उल्टा लिखते हैं, 3 4 5 लिखते हैं, ठीक ना।
ये नहीं कि नॉर्मल है कि आप जैसे तैसे यहाँ सेट कर दोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अब देखो n के साथ 5 जाएगा, n-1 के साथ 4 जाएगा और n-2 के साथ 3 जाएगा। सबका वैल्यू देखो सेम आएगा। n का 5 तो है ही, अब यहाँ 1 इधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 इधर भेज देंगे माइनस से प्लस होके क्या हो जाएगा 5, ठीक ना। अलग अलग वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो आपका n का वैल्यू निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो। अब बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो अभी वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, 20 मिनट का वीडियो हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और इधर क्वेश्चन नंबर 10 और भी क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 3 वीडियो में मैं ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आप बाकी फ़ोटो लेके खुद से सॉल्व करके आप हम भेज सकते हैं, फ़ोटो भेज के सॉल्यूशन को चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, लेकिन लास्ट में यही कहेंगे तो प्लीज़ एक बार फिर से चैनल जो हमारा द कॉमर्स केयर है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो वही हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और बताना जरूर। यदि आपको पसंद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू।